भाभी, अब भैया की याददाश्त चली गई है तो हम तुम्हारा बोझ नहीं उठाएंगे। तुम अपने रहने की व्यवस्था कहीं और कर लो। देवर सुमित के ये शब्द सुनते ही आरोही की आंखों में आंसू आ गए। आरोही और जतिन की लव मैरिज हुई थी। शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन आरोही के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, तो उन्होंने आरोही से रिश्ता तोड़ लिया था। आरोही भरे गले से बोली, देवर जी, 20 दिन पहले जतिन का एक्सीडेंट क्या हुआ, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। ऐसे समय पर आप भी मुझे बेघर कर देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी। मैं जतिन के बिना नहीं जी सकती, और अभी जतिन चलने फिरने में भी असमर्थ हैं। उनका सारा काम तो मुझे ही संभालना होगा ना। सुमित चिढ़ते हुए बोला, वह सब मुझे नहीं पता। तुम इस घर में भैया की वजह से थी। जब भैया को ही कुछ याद नहीं है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। और हम भैया की देखभाल कर लेंगे। वैसे भी भैया ही घर का खर्च चलाते थे। अब पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। ऊपर से तुम्हारा फालतू का खर्च हम नहीं उठा सकते। आरोही सन्न सी हॉल के बीचों बीच खड़ी रह गई। तभी उसकी सास जानकी जी कमरे से बाहर आई और सुमित की ओर घूरते हुए बोली, सुमित, ये तू क्या बोल रहा है? ये सिर्फ तेरे भैया की पत्नी नहीं, इस घर की बहू भी है। इस घर का हिस्सा है। ये इस घर का बोझ नहीं, इस घर की लक्ष्मी है। अगर तेरे भैया की याददाश्त चली गई है तो क्या इससे हमारे रिश्ते भी खत्म हो गए? ऐसे मुश्किल समय में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सुमित बोल पड़ा। लेकिन माँ, जानकी जी उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, मेरी पेंशन आती है, हम सब मिलजुल कर बुरा वक्त काट लेंगे, लेकिन तुम बहू से इस तरह की बात नहीं कर सकते। सुमित खामोश हो गया। जानकी जी प्यार से बहू के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बहू, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि ये घर अब तुम्हारा ही है। आरोही की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वह भरे गले से बोली, माँ जी, जतिन ठीक तो हो जाएंगे ना। जानकी जी भी अवरुद्ध कंठ से बोली, हाँ बहू, जतिन जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। जानकी जी की पेंशन से घर के खर्च बहुत मुश्किल से चलते थे। कभी कभी तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। एक दिन घर में कुछ नहीं था। आरोही ने देखा कि थोड़े दाल चावल पड़े हुए हैं, तो उसने तेल में जीरा, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाली। जैसे ही हल्दी टमाटर कुकर में पड़ी, रसोई खुशबू से भर गई। मूंग दाल और चावल मिलते ही भाप के साथ ऐसी सौंधी महक उठी कि बाहर बैठी जानकी जी को झट से एक आइडिया आया। वो तुरंत ही बहू के पास आई और कहने लगी, बहू, तुम एक सीधी सादी खिचड़ी भी कितनी टेस्टी बनाती हो। क्यों ना हम खिचड़ी बेचने का काम शुरू कर दे। ये सुनते ही आरोही थोड़ा सकुचाते हुए कहने लगी, लेकिन माँ जी, ये साधारण सी खिचड़ी कौन खरीदेगा। जानकी जी ने उसे समझाते हुए कहा। तुम शुरुआत तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सास के समझाने पर आरोही ने बहुत सोच समझकर एक अस्पताल के बाहर खिचड़ी बेचने का स्टॉल लगाया। अब अस्पताल आने जाने वाले लोगों को तो सीधा साधा खाना ही चाहिए होता था, और बाहर का तेल मसाले वाला खाना वो खा नहीं पाते थे। लेकिन जब से आरोही ने खिचड़ी बेचनी शुरू की, तो लोगों की भीड़ उसके स्टॉल पर जमा होनी शुरू हो गई। सबको वह सादी सिंपल सी खिचड़ी बहुत पसंद आई थी। धीरे धीरे उसका काम अच्छे से चल पड़ा। घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। साल भर के इलाज के बाद जतिन भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था और वह भी काम पर जाने लगा था। इस तरह से सास और बहू ने मिलकर मुश्किल परिस्थिति में न केवल घर को संभाला था, बल्कि लोगों को यह सीख मिली थी कि मुश्किल परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, बल्कि एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी मुश्किल परिस्थिति में ऐसी साथ देने वाली सास को देखा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।